हाँ तो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बता रहा है कि जो हमारी जो फोर्स लगेगी बच्चों बुलेट के ऊपर और जो फोर्स लगेगी हमारी गन के ऊपर वो एक साथ लगेगी एक ही टाइम के अंदर, ठीक है। तो कि फोर्स जो ए बी होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा फोर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ बी ए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी जो होती है हमारी फोर्स वो होती है बच्चों इक्वल और अपोजिट, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इसके ऊपर अपोजिट, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली काम करता है और एक्शन और रिएक्शन जो बच्चों होते हैं हमारे, जैसे ये ए पे लगेगा एक्शन हमारा और बी पे लगेगा बच्चों जो हमारी गन के ऊपर लगेगा बच्चों रिएक्शन। कि हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों एक ही बॉडी है हमारे पास उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों ही लग जाए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से एक काम करता है कि जैसे तुमने देखा होगा कि वाटर जेट है हमारे पास, तो क्या करते हैं जैसे वाटर निकलता है तो तुमको एक इसको होल्ड करके रखना पड़ता है और तुमको एक्सपीरियंस होता है एक फोर्स पीछे की तरफ, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है कि जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, या उसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये है बच्चों एक्स के, अगर एक्स कंपोनेंट के अंदर हमारा हो रहा है अगर कुछ चेंज हो रहा है मोशन चेंज हो रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे इस तरह से, वाई के लिए लिखेंगे इस तरह से और जेड के लिए लिखेंगे बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो वेइंग मशीन क्या करती है बच्चों, वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट बट मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। तो बच्चों जो हमारी वेइंग मशीन होती है वो क्या वेट, वो हम क्या मेजर करती है, वो हमारा वेट मेजर ना करके वो हमको क्या मेजर करती है जो कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। कि ये है मेरी ऐसे वेइंग मशीन, ठीक है। जैसे कि हमको कोई नंबर दिखाता है, जैसे डिजिटल मेरे पास क्या है तो इसमें कुछ लिखा आता है, जैसे कि मान लो एक पर्सन इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है तो उसका जो वेट आ रहा है तो बच्चों उस पर क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं इस तरह से उस पर ये पर्सन है बच्चों मेरा, तो जो बच्चों क्या हो रहा है ये जो हमारी जो ये वेट नहीं बता के ये हमको क्या बताता है कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है हमारे वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, कि इस तरह से फोर्स लगेगा एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये बताते हैं हमको इस तरह से स्प्रिंग फोर्स होती है बच्चों हमारी माइनस के एक्स, कि अगर ये मेरा स्प्रिंग है बच्चों, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा बच्चों पॉजिटिव एक्स के अंदर तो ये आना चाहेगा नेगेटिव एक्स के अंदर, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेच हो जाएगा तो ये, अगर ये स्ट्रेच हो जाएगा तो ये वापस से कंप्रेस होना चाहेगा अपने ओरिजिनल लेंथ के अंदर ये आना चाहेगा, ठीक है। तो फोर्स जो होती है बच्चों हमारी हमेशा माइनस के एक्स होती है स्प्रिंग फोर्स के अंदर, जिसके अंदर एक्स होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो और के होता है बच्चों मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक हमारी स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, अगर मैंने क्या किया एक स्प्रिंग को क्या किया मैंने ब्रेक कर दिया, मेरे पास ये एल लेंथ की स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको मैंने दो में ब्रेक कर दिया तो फिर क्या होगा, जो इसके पास मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो एक स्प्रिंग बन गई, तो बच्चों जो इसका जो लेंथ होगा मान लेते हैं इसका जो L1 होगा, इसका जो L2 होगा, इसका जो K1 होगा बच्चों, इसका एक अलग से K2 होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों की हमारी जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि K इंटू L जो होता है वो कांस्टेंट होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ KL जो कि पहले था बच्चों हमारा वो बराबर होगा किसके, K1 L1 के, और वो बराबर होगा बच्चों हमारे K2 L2 के। तो इससे अगर मान लीजिए कि मेरे पास लेंथ L1 है और मुझे पता है K1, अगर मेरी स्प्रिंग टूट के वो बनी है तो मैं दूसरे की स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से निकाल सकता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जिनको हम देख लेंगे फिर आगे की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, कैसे कट कर दिया, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू इन द रेशो m रेशो n, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय। कह रहा है कि अगर हमने स्प्रिंग को बच्चों m रेशो n की, मतलब उस जैसे कि मेरा ये है एक स्प्रिंग है, मैंने क्या किया m और n पार्ट क्या किया इसके इस तरह से इसको मैंने ब्रेक कर लिया। m और n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि m को अगर मैं 1 मानूं इसको मैं 2 मानूं तो ये 1:2 में वाला इक्वल ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चों हमारी स्प्रिंग। तो उसी तरह से जो मेरा L1 आएगा जो बच्चों मेरी इफेक्टिव लेंथ आएगी बच्चों L1 की, वो आएगी बच्चों ये ML डिवाइडेड बाय m प्लस n, और L2 की आ जाएगी बच्चों इस तरह से। और हमने देखा था कि स्प्रिंग प्रॉपर्टी क्या थी, जो हमारी KL जो होता है बच्चों वो होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं KL इक्वल टू K1 L1 इक्वल टू K2 L2, ठीक है। अगर मुझे K1 निकालना है बच्चों, ठीक है, तो उसी तरह से मैं ये निकाल सकता हूं हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट की, जिस स्प्रिंग से वो कट के बना है, जिस स्प्रिंग का मेरे पास हिस्सा है तो उसका मैं स्प्रिंग कांस्टेंट आसानी से बता सकता हूं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अगर हमने स्प्रिंग को ब्रेक करेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होगा, वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बच्चों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो स्प्रिंग है तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो ये बच्चों हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास ऐसी इस तरह से है कि मैंने ये इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों इस तरह से इनके साथ में, ठीक है, ये मेरे ब्लॉक है मान लो, इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया बच्चों मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो इसके लिए बच्चों आता है मेरा सीरीज के लिए आता है बच्चों मेरा एक के इक्विवेलेंट आता है बच्चों 1/k1 प्लस 1/k2, ये इस तरह से ये आता है अप टू ये एन तक जिसने हमने इसको पार्ट किया। जैसे इस केस के अंदर अगर हमने 2 इक्वल में पार्ट किया तो मैं क्या लिखूंगा 1/k1 जो होगा बच्चों मेरा के इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, अगर मैं उनको क्या करूँ एक स्प्रिंग को 2 भाग में जोड़ के इनको कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा k1 प्लस 1/k1, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा k/2 हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा इक्विवेलेंट। अगर मेरा सीरीज में कॉम्बिनेशन है, अगर 2 स्प्रिंग मेरी एक ही जैसी जो है लगी हुई है एक साथ में, और अगर मेरी क्या है स्प्रिंग जो है क्या है, अगर मेरी पैरेलल में लगी है बच्चों इस तरह के केस में, तो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट सीधा ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि बच्चों अगर तुम इसको इमेजिन करने का सोचो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 स्प्रिंग है, कनेक्ट कर दी मैंने और मैं इसको फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो बच्चों सोचिए कि क्या होगा, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। सोचिए कि देखिए कि पहले तो क्या था कि ये स्ट्रेच हो सकती थी, ये भी स्ट्रेच हो सकती है, अब ये दोनों एक साथ स्ट्रेच हो सकती है, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो आसानी से इसको हम स्ट्रेच कर पाएंगे इसके कंपेरिजन के अंदर। ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कि अगर मेरे पास बहुत सारी स्प्रिंग है बच्चों, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास और मैंने बहुत सारी स्प्रिंग लगा दी ऐसे ऐसे, तो मेरा क्या होगा, ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जो इसका इफेक्टिव जो लेंथ, इसका जो इफेक्टिव मैं स्प्रिंग कांस्टेंट देखूंगा वो बढ़ जाएगा। तो वो इस तरह से ये बढ़ता है बच्चों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो घटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन लॉ ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर मेरा एक फोर्स जो बच्चों अगर मैं नेट फोर्स लगा रहा हूँ उसके अंदर फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है, तो बच्चों जो अलग अलग जो एक्सेलरेशन होगी वो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं पूरे सिस्टम की। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल है बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, m1 m2 आर द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a1 a2 a3 आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर बच्चों हमारे जो फ्रेम हो बच्चों वो एक्सीलरेटेड हो, किसी तरह से वो मूव हो रहा हो, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हमारे फोर्स को उसके। ठीक है, तो एफ रियल प्लस एफ स्यूडो फोर्स इक्वल टू एम, ये बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट सम ऑफ रियल एंड स्यूडो फोर्स इज टेकन टू बी द रिजल्टेंट फोर्स। जो हमारा बच्चों नेट फोर्स होगा रिजल्टेंट और स्यूडो फोर्स का, उसको हम लेंगे बच्चों रिजल्टेंट फोर्स। ये है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन, और स्यूडो फोर्स को मैं लिखता हूं बच्चों मास इनटू एक्सीलरेशन फ्रेम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, अगर हम भी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों, इनिशियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, फ्रेम वो होता है बच्चों हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारा जो फ्रेम हो बच्चों इनिशियल फ्रेम जो जैसे वो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और नॉन इनिशियल फ्रेम होता है कि जो हमारा फ्रेम करे किसी एक्सीलरेशन से वो मूव करे। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर एक्सीलरेशन होगा बच्चों नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होती ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ बच्चों। कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी p इज एक्टेड बाय द 3 फोर्स। ठीक है, एक पार्टिकल है बच्चों हमारे पास जो कि मूव हो रहा है वेलोसिटी p से, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी p, और ठीक है p से वो जा रहा है। p इज एक्टेड बाय द 3 फोर्स शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। तो बच्चों हमारे इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, 3 फोर्स लग रही है। ठीक है, ये हमको क्या कह रहा है कि हमारे पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रही है। किस फॉर्म के अंदर लग रही है, वो ट्रायंगल फॉर्म के अंदर लग रही है, PQR फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो कह रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो किस तरह से वो मूव करेगी, किस तरह से वो वेरी करेगी। ठीक है, ऑप्शन हमको बोल रहे हैं क्या वो इंक्रीज करेगी टाइम के साथ में, क्या वो डिक्रीज करेगी, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, क्या वो क्या करेगी, चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स। तो बच्चों हमारा इस केस में क्या हो रहा है हमारा कि जो मेरी पार्टिकल है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर ये मेरा पार्टिकल है तो मैं ये क्या लिख रहा हूं, अगर मैं ये आर क्यू फोर्स को देखूंगा तो वो किस तरह लग रही है बच्चों हमारी, वो लग रही है बच्चों मेरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। मैं इसको एक्स डायरेक्शन मांग लूँ तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसके केस के अंदर मेरा क्या हो रहा होगा, जैसे कि अगर मैं पी का फोर्स देखूं बच्चों, तो पी का फोर्स लग रहा होगा बच्चों हमारा इस डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह से अगर मैं पी क्यू देखूं बच्चों, जो हमारा फोर्स है वो लग रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि जो पार्टिकल है मूविंग विद द वेलोसिटी p, कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है हमारा पहले से ही मूव कर रहा है वेलोसिटी p से। ठीक है, वेलोसिटी p से ये मूव कर रहा है, पर उसके ऊपर लग रहे हैं बच्चों हमारे 3 फोर्स। ठीक है, इस तरह से वो 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये F1 मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ F2, इसको मैं बोल देता हूँ F3, और मान लेते हैं कि किसी डायरेक्शन के अंदर ये इस तरह से इधर भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है, पर जो ये वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से ये मूव हो रही है। ठीक है बच्चों, अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव हो रही तो मतलब इसके हमको क्या नहीं प्रोवाइड किया गया, हमको प्रोवाइड नहीं किया कि इसके अंदर एक्सीलरेशन हमको प्रोवाइड नहीं किया गया।
ठीक है, अगर एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं किया और उसको बोला गया कि ये वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, मतलब किसी एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही हमारा एक्सीलरेशन होती है। अगर ये इस तरह से मूव कर रही है, मतलब किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा बच्चों, ये क्या कर देगा, मतलब जैसे कि F2 और F3 जो होगा बच्चों, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, जो कि बैलेंस कर देगा हमारे फोर्स F1 को। अगर ये फोर्स F1 को बैलेंस कर देगा बच्चों, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पार्टिकल के ऊपर, वो हो जाएगा जीरो। और हमको पता है कि बच्चों जो क्या होता है, जो हमारी अगर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, वो क्या होगी, ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो है हमारा जीरो। ठीक है, तो हमको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, F एक्सटर्नल नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इसका मान लेते हैं m में। तो ये तो हमारा जीरो, तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम में है, और वो जो वेलोसिटी से जिस तरह से वो मूव कर रहा है, वो उसी वेलोसिटी से वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बच्चों रिमेन कांस्टेंट, कि जो हमारा पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो उसी वेलोसिटी से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप अपना क्या बता सकते हो, जैसे मैं अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पे बता रहा हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, आज दिस फोर्स आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, जो कह रहा है कि जो हमारे फोर्स है बच्चों वो बना रहे हैं क्लोज लूप किसी सेम ऑर्डर के अंदर, तो हमारा नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो जीरो है। अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, mdv/dt हो जाएगा जीरो। तो मतलब वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब एक्सीलरेशन रहेगा हमारा जीरो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है बच्चों, F लिख रहा है किसके ऊपर, एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास है क्या, हमारे पास m है। ठीक है, और वो जो फोर्स जो टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों, हमको फोर्स और टाइम का एक ग्राफ दे रखा है, कि जैसे कि मेरा टाइम बढ़ेगा तो मेरी फोर्स क्या है, जैसे दिख रहे हैं इसके अंदर हमारी फोर्स जो लीनियरली बढ़ रही है 0 से लेके 2 सेकंड के लिए। ठीक है बच्चों, और फिर जैसे ही वो आ रहा है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, हमारा फोर्स कांस्टेंट हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के लिए, और 4 सेकंड से वो 8 सेकंड के लिए बच्चों क्या हो रहा है, हमारा फोर्स जो है फिर से कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि क्या होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक पूछा गया है, हमसे पूछा गया टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, ये हमसे पूछा गया, मतलब पूरे इस यहां से लेके बच्चों यहां तक ये हमसे पूछा गया कि हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, कि हम क्या लिखते हैं बच्चों, फोर्स को मैं क्या लिखता हूं बच्चों मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ dp/dt में, इस तरह से मैं इसको लिखता हूं। ठीक है बच्चों, जो फोर्स होता है बच्चों वो हमारा होता है dp/dt, और p हमारा होता है क्या, mv। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, MAB लिख सकता हूं, और A क्या होता है बच्चों मेरा dv/dt होता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको निकालना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है। तो मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, dp को मैं क्या करूंगा, dt को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं dt को लेके जा रहा हूं मैं इस तरह से, तो f dt मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। और अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं तो बच्चों मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं बच्चों dp को मेरा, ठीक है, तो 0 से p तक मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, और इसको टाइम मेरे को चाहिए बच्चों 0 से लेके 8 सेकंड तक मुझे ये इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, 0 से 8 तक में इसको फोर्स मुझे क्योंकि दिया गया है बच्चों, फोर्स और टाइम का ग्राफ मुझे दिया गया है, तो मैं अगर f dt को मैं इंटीग्रेट करूं बच्चों 0 से लेके 8 तक, मतलब क्या हो रहा है इसका, ये हो जाएगा बच्चों मेरा एरिया अंडर द कर्व। जो ये बच्चों एरिया आएगा मेरा, ये मुझे क्या दे देगा, मुझे चेंज इन मोमेंटम दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मुझको इसका एरिया निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कि इसका एरिया कितना होगा, कि इसका एरिया कैलकुलेट करिए बच्चों जल्दी से। क्या होना चाहिए कि ये है बच्चों मेरा 0, ये है बच्चों मेरा 2, और ये जा रहा है बच्चों मेरा 2,6 के ऊपर ये जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली एरिया ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल 1 प्लस एक दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी, तो इसको मैं बोल देता हूँ एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से ये एरिया बताएं मुझे चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये है 0 2, तो मुझे पता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बच्चों हमारे पास 2 है, हाइट कितनी है बच्चों मेरे पास, वो है बच्चों मेरे पास 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा एरिया आ जाएगा बच्चों मेरा यहाँ पर 6। ठीक है, A1 आ जाएगा बच्चों मेरा 6, A2 उसी तरह से क्या आ जाएगा मेरा, ये है बच्चों 2, ये है बच्चों मेरा 4, तो इसके बीच का डिफरेंस हो गया 2, और ये बच्चों लेंथ हो जाएगी मेरी 3। तो 3 इंटू 2 बच्चों वो आ जाएगा 6, पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो वाला एरिया है बच्चों मेरा A2 है वो क्या है, बिलो दी एक्स एक्सिस है। अगर ये बिलो दी एक्सिस है मतलब ये नेगेटिव एरिया है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं करूंगा इसके अंदर -6। ठीक है, क्योंकि ये 2 इंटू 3 बच्चों हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, A3 में निकाल लेता हूं बच्चों, मतलब एरिया 3 निकाल लेता हूं। ये जो रेक्टेंगल है बच्चों मेरा 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 4, ये वाली लेंथ बच्चों हमारी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। तो ये लेंथ कितनी है बच्चों मेरी, ये है बच्चों मेरी ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ जो मैं करूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों मेरी 4 इंटू 3, जो कि हो जाएगा बच्चों मेरा 12। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों मेरा, वो आना चाहिए बच्चों मेरा 12। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको पता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम होता है हमारा डेल्टा पी होता है बच्चों मेरा एफ डी टी। ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों मेरा एरिया अंडर द कर्व, जो कि है हमारा एफ टी का जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमारा होगा चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया निकाल लेंगे बच्चों हम सारे ट्रायंगल का, सारे जो हमारी शेप है उसकी हम निकाल लेंगे। तो ये ट्रायंगल का एरिया हमने देखा था वो था बच्चों मेरा हाफ बेस इंटू हाइट, इसके अंदर था बच्चों मेरे पास बेस 2 और हाइट था मेरा 6। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे तो बच्चों लेंथ थी मेरे पास 3 और 2 था बच्चों मेरे पास क्या उसका ब्रेथ। ठीक है, तो इसी तरह से मैं दूसरे ट्रायंगल का निकालूंगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा लेंथ 4 इसके अंदर और ब्रेथ हो जाएगी 3। तो मेरा जो आएगा बच्चों ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 12 न्यूटन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। हमने इसके अंदर बेसिकली क्या किया, रेट ऑफ हमने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व निकाला। और सबसे बड़ी बात बच्चों इसके अंदर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये बात है कि हमको क्या निकालना था, हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना था। और हमको इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो एरिया है बच्चों हमारा नीचे की तरफ, ये क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, बिलो दी एक्स एक्सिस है। तो ये वाला जो एरिया होगा हमारे लिए होगा वो नेगेटिव। ठीक है, अगर तुम सिंपली इसको इंटीग्रेट भी करोगे बच्चों तो तुमको यहाँ से एरिया जो मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो इस एरिया को नेगेटिव करना ना भूलें। ठीक है, अगर तुम सारे एरिया को ऐड कर दोगे और सारे एरिया को ऐड कर दोगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये अलग ही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको एरिया को ऐड ना करके तुमको इसको करना है सबट्रैक्ट। तो ये होता है बच्चों मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों अभी तीसरा क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, इट हिट द ग्राउंड विद द सर्टेन मोमेंटम p. If the same stone is dropped from the height 100% more than the previous height, then the momentum will, when it hit the ground, will change by. क्या एक स्टोन है बच्चों हमारे पास जिसको मैंने एक हाइट h से ड्रॉप कर दिया। ठीक है भाई, मैंने ड्रॉप कर दिया एक हाइट h का, मैं क्या कर देता हूँ एक हाइट टावर बना देता हूँ एक हाइट h का। ठीक है, मैंने बना दिया और मैंने क्या किया, एक स्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया मैंने स्टोन को ड्रॉप। और क्या हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये हिट द ग्राउंड, कह रहा है कि जैसे ये ग्राउंड को हिट करेगा, जैसे ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ये कह रहा है कि हिट करते वक्त जो इसका मोमेंटम है वो p के बराबर है। ठीक है, ये भी हमने ये मान लिया, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों। कह रहा है कि इफ द सेम स्टोन, कह रहा है कि ये स्टोन को मैं क्या करूं, अगर मैं उसको ड्रॉप कर दूं, कैसे, हाइट उसके एक दूसरी हाइट से ड्रॉप कर दूं, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, कि मतलब 100% जो मेरी थी, जो हाइट मेरी जो h हाइट थी, मैं उसी की अगर मैं डबल कर दूं, मतलब उसी हाइट को मैं और एक 2s से मैं ड्रॉप कर दूं, तो मेरा मोमेंटम कितना चेंज होगा, ये हमसे पूछ रहा है। द मोमेंटम व्हेन द ग्राउंड विल चेंज बाय। तो कह रहा है कि अगर मैंने हाइट जो है डबल कर दी, मान लेते हैं ये मेरी होगी 2h, फिर से मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप किया बच्चों, और जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो जो यहाँ पर मेरा मोमेंटम आएगा, मान लेते हैं कि वो कोई मोमेंटम आएगा और ये हाइट है बच्चों मेरी 2h। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों हमारा, बेसिकली ये तुमको करना चाहिए खुद से क्वेश्चन सोल्व कि क्या होता है बच्चों। मैं अगर तुमको एक छोटा सा हिंट दूं इसके बारे में कि मोमेंटम होता है बच्चों मेरा मास इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। और मास इंटू वेलोसिटी, मुझे पता है कि मास तो बच्चों उसका m ही रहेगा हमेशा के लिए, और जो वेलोसिटी होगी बच्चों s के केस के अंदर, मतलब जब वो हाइट s से गिरा जाएगा, मतलब वो हाइट h से ड्रॉप किया जाएगा या फ्री फॉल कराएंगे उसे, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों उसको कि जो उसका जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, क्या उसको हम निकाल सकते हैं? उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, क्योंकि हमको पता है कि v² = u² + 2as होता है। ठीक है, अगर v² = u² + 2as होता है, जिसके अंदर v है बच्चों मेरी फाइनल वेलोसिटी, u है बच्चों मेरी इनिशियल वेलोसिटी, a है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, और इस केस के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, बस लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा बच्चों मेरा a हो जाएगा g के बराबर, और s हो जाएगा मेरा बच्चों हाइट। s क्या डिफाइन करता है मेरा? वो करता है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो v² हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? u² तो बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि हमने उसको जस्ट ड्रॉप किया है। तो मतलब अगर उसको मैंने ड्रॉप किया है तो क्या हो रहा है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 0 + 2as। एक बच्चों हमारा इस केस के अंदर बच्चों होगा मेरा 2gs। s क्या है बच्चों मेरा? h है। ठीक है, तो मुझे क्या पता लग गया बच्चों कि मुझे पता लग गया कि वेलोसिटी क्या थी हमारे h के केस के अंदर। ठीक है, इस केस के अंदर जो मेरी वेलोसिटी थी बच्चों वो आई थी बच्चों √2gh। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं 2h के केस में देखूं तो बच्चों मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर मैं इसको बोल दूं v1, तो v2 कितनी हो जाएगी बच्चों मेरी? v2 हो जाएगी v2 अगर मैं फाइंड करूं तो बच्चों इसी तरह से मैं इसको फाइंड करूंगा, तो v2² = 2 × g × 2h। तो v2 हो जाएगा बच्चों मेरा 2√gh। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 2√gh। ठीक है बच्चों, तो मेरा मोमेंटम आ गया। मेरा पहला मोमेंटम था बच्चों मेरा, क्या था? वो था बच्चों मेरा mv। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों m√2gh। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने हाइट के टर्म में लिख दिया और मास के टर्म में उसको लिख दिया। और अगर मैं p2 लिखूंगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? वो हो जाएगा बच्चों मेरा m × 2√gh। ठीक है, कि ये जस्ट इससे √2 डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है बच्चों की, मेरे पास मुझे पता लग गया कि मोमेंटम क्या हो जाएगा पहले के केस में और दूसरे के केस में। बच्चों तुम्हारे चैट मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं, प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा P1 और P2। तो ये था बच्चों मेरा P1 था बच्चों m√2gh। दूसरा केस था बच्चों मेरा जिसके अंदर P2 आया था बच्चों मेरा m × 2√2gh। तो दोनों मोमेंटम मेरे पास आ गए, और हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? हमसे पूछा गया है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं बच्चों? हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं P2 - P1/में P1। ठीक है, कि इतना मोमेंटम जो है चेंज हो रहा है, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 100 से। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी बच्चों हमारी ये वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हमने क्या किया था? मोमेंटम निकाला था हमने बच्चों पहले के केस के अंदर, पहले हाइट के h के केस के अंदर, तो वो आया था बच्चों मेरा m√2gh। ठीक है, उसी तरह से हमने देखा था कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, तो हमने वेलोसिटी निकाल ली थी उस पॉइंट पर। जैसे ही h हाइट के ग्राउंड सरफेस पे हमने देखा था कि इसकी हाइट आ रही थी, मतलब उसकी वेलोसिटी आ रही थी बच्चों √2gh। तो मैं पहले के केस में मतलब मोमेंटम लिख सकता हूँ √2gh। और वैसे ही मैंने दूसरे केस के अंदर मैंने क्या किया था? उसको 2 हाइट से ड्रॉप किया था। ठीक है, तो फिर उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? उसका मोमेंटम हो जाएगा, उसको अगर मैं p' लिखूं तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m√2g × 2h, मतलब √2p टाइम्स वो हो जाएगा। तो 50% चेंज इन मोमेंटम वो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा बच्चों मेरा p' - p/में p। ठीक है, जो मेरा मोमेंटम आया दूसरे के केस में अंदर वो आया था बच्चों मेरा √2p। तो मैं इस तरह से इसको लिखूंगा √2p - p/में p × 100। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा √2 - 1 × 100%। तो हमको पता है √2 होता है बच्चों मेरा 1.14। तो मेरी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी बच्चों मेरी चेंज इन मोमेंटम, वो आ जाएगी बच्चों 41%। तो मतलब कि मेरा जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो आ रहा है बच्चों मेरा 41% आ रहा है, कि इतने से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एकदम से ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसको तुमने मतलब इसके अंदर तुमको क्या क्या पता होना चाहिए? इसके अंदर तुमको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। इसके अंदर तुमको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = mv। mv के बाद में हमने क्या किया? हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, हमने वेलोसिटी निकाल ली, और हमने जैसी वेलोसिटी निकाली तो हमारे पास जो है दोनों के मोमेंटम आ गए। और दोनों के मोमेंटम आने के बाद हमने क्या किया? उनका डिफरेंस लिया और उनको रेशो ले लिया, उनके मतलब चेंज इन मोमेंटम हमने देखा, उनका परसेंटेज लिया, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 41%। ठीक है, एकदम से चिंदी सा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये ऐसे मत समझना है कि ये क्वेश्चन फालतू के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस पे तुमको ध्यान से देना चाहिए। मैं तुमको बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता सकता हूं, तुमको ये करना होगा खुद से ही, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी ऑफ अ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली टू अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी है बच्चों हमारे पास, कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक मास m की, इसकी मास बच्चों है मेरे पास m, ठीक है। और वो क्या कर रही है, हिट कर रही है नॉर्मली एक रिजिड वॉल को, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। एक मैं रिजिड वॉल बना देता हूं बच्चों इस तरह से, ये तो नॉर्मल नहीं हुआ, सीधा मुझे बनाना चाहिए इसको। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं सीधी सी एक वॉल, ये वॉल इस तरह से ये मैं बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे मेरे मतलब ये क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि हमारी जो हमारी बॉडी है, जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या हो रहा है, वो हिट कर रहा है इसको नॉर्मली हिट कर रहा है, मतलब इस तरह से वो कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल होगा क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता है कि अगर ये इसको हिट करेगा बच्चों 90 डिग्री पे, मतलब इसको नॉर्मली हिट करेगा, तो ये बाउंस भी कैसे करेगा, ये बाउंस करेगा कैसे, सेम ही उसके एंगल से ये बाउंस करेगा, ठीक है। कि mv से ये हिट किया तो वापस ये, अगर ये बच्चों इलास्टिसिटी मतलब इसकी 1 है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, तो ये क्या करेगा, सेम से ही ये वापस की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास हिट नॉर्मली, कह रहा है कि नॉर्मली की तरह वो लग रहा है किसी की वेलोसिटी v से, और बाउंस कर रहा है बच्चों सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो बाउंस भी कर रहा है बच्चों वो सेम वेलोसिटी से, तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो इंपल्स होगा बच्चों वो क्या होगा, जो हमारा इंपल्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो था मेरा पार्टिकल, हिट किया, फिर ये वापस इधर आ गया, मतलब mv बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर था, फिर ये mv से ये वापस की तरफ मूव होने लग गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों इंपल्स क्या होगा। बच्चों इंपल्स मुझे पता है बच्चों, इंपल्स क्या होता है हमारा, इंपल्स जिसको मैं जे से भी डिनोट करता हूँ, उसको मैं डिनोट करता हूँ बच्चों, उसको मैं लिखता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि वो होता है मेरा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मेरा वो होगा, चेंज इन पी में मैं लिख सकता हूं। तो मतलब पहले क्या था बच्चों मेरा, पहले हो रहा था बच्चों मेरा mv, मतलब वेलोसिटी अगर मैं इस तरह से मान लूं कि इस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर वो मूव हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा उसको mv। और मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा दूसरे बार में जो होगा बच्चों, मेरा जो दूसरा मतलब हिट करने के बाद, पहले तो मेरा बच्चों हिट करने से पहले वो है mv, हिट करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा मोमेंटम, वो हो जाएगा मेरा mv ही हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला गया है कि वो बाउंस बैक कर रहा है बच्चों सेम वेलोसिटी से, पर हमको देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन था इधर, बाद में हो गया बच्चों हमारा इधर। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा चेंज इन मोमेंटम, तो ये था मेरा mv। तो फाइनल बच्चों मेरा क्या हो रहा है, मेरा हो रहा है वो चेंज, ये होगा mv। तो मुझे लेना था बच्चों क्या, चेंज इन मोमेंटम, मतलब अगर मैं इसको लिखूं इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा ये mv हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2mv, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए मेरा ऑप्शन नंबर सी 2mv, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम फाइनल इनिशियल मोमेंटम था बच्चों मेरा mv, क्योंकि मैंने लिया था बच्चों उसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी था वो मैंने उसको लिया था पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्स का, और बाद में क्या हो रहा है वो उसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है चेंज, उसकी डायरेक्शन हो जा रही है चेंज, तो वो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा बच्चों वो आ जाएगा बच्चों मेरा 2mv, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन कुछ अच्छे वाले, ठीक है बच्चों। अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एक बॉडी है बच्चों जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस तरह से ये हमको दिया गया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है बच्चों हमको 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। कह रहा है कि ये एक्वायर कर लेता है एक एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, एक एक्सीलरेशन जो है ये एक्वायर कर लेता है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी, कह रहा है कि मास जो होगा हमारी बॉडी का वो कितना होना चाहिए, ये हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक है मेरे पास ये ब्लॉक, इस पे मैंने मार दिया बच्चों एक फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक फोर्स की वैल्यू ये दी गई है बच्चों, एक 3D में हमको दी गई है कि जो फोर्स है बच्चों वो 3D मूव कर रहा है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, जेड में भी वो जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है बच्चों।
तो मैं ये तो इंडिविजुअली मैं इसको नहीं बता सकता कि जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कैसे कैसे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जेड एक्सिस के अलोंग कितना होगा। ठीक है, तो मास एम में इसका मान लेता हूं। हमको पता है कि बच्चों फोर्स होता है, बच्चों मेरा फोर्स होता है क्या बच्चों, मेरा फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसके अंदर मैं एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूं, एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूं बच्चों मेरा फोर्स डिवाइडेड बाय एम। और ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये कौन सा फोर्स होता है, ये फोर्स होता है हमारा नेट फोर्स। ठीक है, ये नेट फोर्स हमको क्या बताता है कि जितना नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो हमको ये फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, डिवाइड कर देगा हमको इसके मास से। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेट फोर्स क्यों, इधर मैंने नेट फोर्स क्यों लिखा है, क्योंकि मान लीजिए एक मेरे पास ब्लॉक है जिसके ऊपर लग रहा है बच्चों एफ, और इधर लग रहा है बच्चों मेरा मान लीजिए 3F, और मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों इसका क्या होगा हमारा एक्सीलरेशन, इस एफ के लिए और इस एफ की वजह से क्या एक्सीलरेशन होगा। तो बच्चों हमको पता है कि ये खींचना चाहता है इसको एफ से इधर, और ये खींचना चाहता है इसको 3F से इधर। तो मतलब क्या हो रहा होगा कि एफ से 3F से ही कट जाएगा। तो बच्चों मतलब 2F इफेक्टिव जो है मेरा आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब जो मेरा नेट फोर्स लगेगा वो 2F लगेगा, और 2F की वजह मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मास से डिवाइड करूंगा तो मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैंने इसके अंदर जैसे मैंने नेट लिया है बच्चों, इसी केस के अंदर जो हमारे पास फोर्स है बच्चों, जो हमको दिया गया एक 3D के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा नेट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मुझे लेना पड़ेगा। और इसका रिजल्टेंट मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसका मैं रिजल्टेंट लूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 36, 64 प्लस 100, जो की वैल्यू आएगी बच्चों मेरी 200। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वैल्यू कुछ आएगी मेरी। ठीक है, तो मेरा नेट फोर्स आ गया बच्चों मतलब 10√2 मेरी वैल्यू आ गई बच्चों। मेरी नेट फोर्स जो आ रही है बच्चों वो आ रही है 10√2 हमारे पास आ गया। तो मेरा नेट फोर्स आ गया, तो मैं डिवाइड करूंगा बच्चों इसके एक्सीलरेशन से, तो मेरा मास की वैल्यू आ जाएगी। तो मास मेरा है क्या हो जाएगा, नेट फोर्स है मेरा 10√2, और एक्सीलरेशन कितनी थी बच्चों, हमारी एक्सीलरेशन दी थी बच्चों हमको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे अगर ये दी गई है तो मैं इसको करूंगा डिवाइड, तो ये क्या दे देगा बच्चों मेरे को, मास की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरी 10√2 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फोर्स था बच्चों हमारे पास 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो फोर्स आ जाएगा बच्चों मेरा √36 प्लस 64 प्लस 100। इसका मैंने ले लिया बच्चों रिजल्टेंट। ठीक है, और रिजल्टेंट मैंने लिया तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, वो आ जाएगा बच्चों मेरा 10√2, क्योंकि फोर्स जो मैं ले रहा हूँ बच्चों एक्स और वाई जेड की जगह मिलकर ले रहा हूँ बच्चों मैं रिजल्टेंट, कि जो फोर्स लग रहा है बच्चों मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, मैं क्या करूंगा इसका ले लूंगा रिजल्टेंट। एक्सीलरेशन हमको दे रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे पता है बच्चों मास क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस के अंदर एफ होता है मेरा एम ए, तो एम ए हो जाएगा बच्चों मेरा एफ नेट फोर्स, मतलब एफ नेट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरी 10√2 kg। ठीक है, तो बहुत से ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर तुमको क्या आना चाहिए बच्चों, हमको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, कि हमको रिजल्टेंट देखना आना चाहिए, और हमें पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों हमारा एफ नेट डिवाइडेड बाय मास होता है। ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, तो इसको तुमको सोल्व करना ही आना चाहिए बच्चों। इसमें कोई गलती सिली मिस्टेक करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 शुरू। Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second। कह रहे कि मतलब कि सैंड जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं कन्वेनियर बेल्ट के ऊपर, किस रेट से, m kg पर सेकंड की रेट से हम उसको कर रहे हैं। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो फोर्स होगा बच्चों जो बेल्ट को मूव करने लगे, मतलब जो बेल्ट को चाहेगा कि वो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, जिसकी दी गई है बच्चों हमको v मीटर पर सेकंड हमने वो दी गई है, विल बी, वो हमसे पूछ रहा है। तो हमसे फोर्स पूछ रहा है बच्चों ये कितना होगा कि अगर जो हमारी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, बताइए इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, कि मुझे पता है कि जो फोर्स होता है बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, उसको dp/dt में लिख सकता हूं। ये बच्चों अगर मैं तुमको ये समझाऊं कि क्या हो रहा है इस केस के अंदर, जैसे कि तुमने देखा होगा कि ये मेरी एक बेल्ट है। ठीक है बच्चों, ये मेरी इस तरह से कोई बेल्ट है। ठीक है, और सैंड हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं।
ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं इसके ऊपर सैंड, और ये क्या कह रहा है, m kg पर स्पीड से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब m किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी, मतलब अगर हम क्या करें, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमको जो फोर्स होगा बच्चों वो कितना होगा अगर ये क्या करे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करे, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करे। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों फोर्स होता है बच्चों मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम को मैं लिखता हूं बच्चों mv। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मेरा f हो जाएगा बच्चों मेरा dmv बाई dt। ठीक है, तो dmv बाई dt को मैं अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि v को मैंने बाहर निकाला, आ गया बच्चों ये हो जाएगा बच्चों मेरा dt प्लस m dv बाई dt। ठीक है, तो हमको ये मैंने फोर्स को क्या डिफरेंशिएट किया, तो ये इस तरह से ये आ गया बच्चों मैंने। ठीक है, तो मैंने dmv बाई dt को मैंने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों मेरा v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी को डाउट तो बताइए। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों dm बाई dt हमको क्या दे रखा है कि हमको किस रेट से हमारा जो मास है वो मतलब उसका मास का रेट क्या है कि किस रेट से जो है हमारा सैंड जो है ड्रॉप हो रही है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, वो हमको दिया गया है बच्चों m kg पर सेकंड की स्पीड से वो दिया गया है। ठीक है, और क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है दूसरा पार्ट जो है हमारी जो ये बेल्ट जो मूव कर रही है वो जा रही है बच्चों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा बच्चों तो मेरा dv बाई dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 0। ठीक है, तो मेरा फोर्स क्या बचेगा बच्चों, मेरा फोर्स बचेगा मेरा v dm बाई dt। ठीक है, अगर ये मेरा dm बाई dt मुझे पता है कि dm बाई dt मुझे क्या दिया गया है, वो दिया गया बच्चों मेरे को m, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो हो जाएगा v इंटू m। ठीक है, तो मेरा फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा बच्चों मेरा mv न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरह से ये आ जाएगा बच्चों मेरा mv न्यूटन। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। f होता है बच्चों मेरा dp बाई dt, तो p को मैं लिख सकता हूँ mv, तो मैं इसको अगर करूंगा डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। मुझे पता है कि v जो है हमारा कांस्टेंट है, ये हमको कह रहा है कि जो हमारी सैंड थी जैसे मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेरी कन्वेयर बेल्ट जो है वो जा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो है हमारी v की स्पीड से वो जा रही है। तो हमने देखा कि जो हमारा dv बाई dt की ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरे पास 0, ये बचेगा मेरे पास v dm बाई dt, और मुझे पता है dm बाई dt मुझे दे रखा है बच्चों m। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो फोर्स आएगा बच्चों वो आ जाएगा मेरा m kg पर सेकेंड, मतलब mv न्यूटन, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर f को मैं लिख रहा था dp बाई dt मैंने देखा कि जो मेरा मास है और वेलोसिटी है वो होता है बच्चों मेरा dv बाई dt, तो ये इसको मैंने किया इंटीग्रेट। तो मैं इसमें देख रहा हूँ अगर मेरा मास चेंज हो रहा है और मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मेरा फोर्स जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है बच्चों मेरा मास और वेलोसिटी के ऊपर। अगर मेरा इस केस के अंदर हमने देखा जो मेरा मास है वो भी चेंज हो रहा है पर जो मेरी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट थी इस केस के अंदर। पर हमने बाकी सारे ऐसे केस बहुत सारे किए हुए हैं जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी कुछ है पर जो मेरा मास है वो रहता है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू एन एंड ऑफ massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. See figure the acceleration of the system in term of acceleration due to gravity. कह रहा है कि दो बॉडी है बच्चों हमारे पास, क्या दो बॉडी हमारे पास, एक 4 kg की, एक है बच्चों मेरे पास 6 kg की। ठीक है, उनको हमने बांध दिया एक मासलेस स्ट्रिंग के अंदर पुली के ऊपर। ठीक है, जो स्ट्रिंग पास करे, जो बच्चों हमारी जो स्ट्रिंग है वो पास हो रही है पुली के ऊपर और हमारी पुली जो है बच्चों वो फ्रिक्शनलेस है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों कि हमारा जो एक्सीलरेशन होगा सिस्टम का वो क्या होगा। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस केस के अंदर कैसे निकालेंगे, इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए कि हमने क्या किया, ये हमने दिए मेरे दो है बच्चों मेरे ब्लॉक, इस तरह से मैंने इसको रख दिया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा।
सुखमन भट्टर जल्दी से बताइए इसके अंदर एक्सलेशन क्या होगा, इसके अंदर हमको क्या अप्रोच लेनी चाहिए। देखिए इस केस के अंदर क्या होगा कि मुझे पता है कि ये 4 kg है, ये बच्चों मेरा 6 kg है। 6 kg का बच्चों क्या होता है, मेरा जो मास होता है वो भारी होता है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा बच्चों नीचे की तरह इसको पुल, ठीक है, और ये करे जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ। तो मेरा जो क्या होगा इस केस के अंदर, ये बच्चों मेरा mg लगेगा इधर, टेंशन लगेगा बच्चों मेरा इधर, ठीक है, और एक सूडो फोर्स लगेगा बच्चों मेरा, एक्सीलरेशन होगा इधर, ठीक है। तो मैं इस केस के अंदर पहली इक्वेशन में लिखूंगा इसी तरह से, क्या होगा मेरा mg लगेगा इधर, टेंशन लगेगा बच्चों मेरा इधर, ठीक है, और एक्सीलरेशन होगा बच्चों मेरा इधर। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं पहले 6 kg के इसके लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मेरी जो इक्वेशन होगी मेरी, वो मैं लिखूंगा कि mg 6g में लिख देता हूं इसको। 6g मतलब 6 मतलब मेरा मास है इनटू ग्रेविटी, वो क्या है बच्चों मेरी 6g माइनस टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 6a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 6 के मतलब हमारे, तो मेरी बच्चों जो 6 kg के लिए जो बच्चों मेरी जो एक ब्लॉक है बच्चों 6 kg का, अगर उसके लिए मैं देखूंगा तो मेरा जो होगा इक्वेशन वो इस तरह से मैं लिख सकता हूं मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में। अगर मेरा, तुम देख रहे हो बच्चों जो मेरा टेंशन लगेगा ऊपर, फोर्स लगेगा नीचे, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं 6g माइनस टी इजिकल्स टू 6 से। और दूसरी तरह से मैं 4 kg की बात करूं तो 4 kg के लिए मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा t माइनस 4g इजिकल्स टू 4 है, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई 2 इक्वेशन, और मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास 2 अननोन है। क्या क्या अननोन है बच्चों, मेरे पास t है और a मेरे पास क्या है, अननोन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करूंगा, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 6g माइनस 4g इजिकल्स टू 10a। तो बच्चों मेरा जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों मेरा 2g डिवाइडेड बाय 10, जो कि होगा g है जो होता है बच्चों हमारा, मान लेते हैं अगर मेरा 10 है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बच्चों मेरा एक्सीलरेशन क्या आ रहा है इस केस के अंदर, वो आ रहा है बच्चों मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हमसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 2 बच्चों मेरा एक्सीलरेशन है, तो मेरा जो g/2 होगा, क्या नहीं g/2 नहीं होगा, g/2 होता है बच्चों मेरा 5g होता है मेरा 10, इसके अंदर मैं कंसीडर करूँ तो g/5 की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। तो मास m1 था बच्चों मेरे पास 4 kg। बच्चों अगर मैं तुमको एक दूसरा भी, अगर जो ये पुली के केस के अंदर मैं तो अगर तुम्हें क्या बताऊं, अगर मैं तुम्हें एक बताऊं, एक अच्छा सा एक और क्या इसका एक ट्रिक मैं बताऊं कि इसको हम और तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इस तरह से इसको मैं सोल्व करूं तुम्हारे लिए। तो बच्चों क्या होता है हमारा, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो हमको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, मेरा एक्सीलरेशन होता है बच्चों मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये होता है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है बच्चों। ये दूसरा मेथड है मेरा, दूसरे मेथड से मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूं और सीधा ही मैं तुमको बताऊं कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस तरह से इसको लिखूंगा, एफ नेट मतलब कि हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा, कि मुझे पता है कि बच्चों 6 किलोग्राम का नीचे की तरफ लग रहा है और 4 kg का लग रहा है नीचे की तरफ। तो 6 से बच्चों 6 क्या करेगा बच्चों, ये 4 को इसको कर देगा माइनस, ठीक है। तो 6 kg 6g मतलब mg जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों, तो ये जो क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा, तो मैं इसमें कर दूंगा बच्चों माइनस 4g डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये होता है बच्चों मेरा, इस तरह से मैं एक्सीलरेशन भी एक झटके से मैं इसको खत्म कर सकता हूं बच्चों इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन मेरा हो जाएगा बच्चों मेरा 6g माइनस 4g अपॉन में 10। ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2g डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। और अगर तुमको एक्सीलरेशन, अगर तुमको टेंशन बतानी है बच्चों तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और इसके मैं इसके फोर्सेस को मैं बैलेंस करूं, तो मैं इस तरह से इसको बैलेंस कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरी टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and
extensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut are respectively. कह रहा है कि दो ब्लॉक है बच्चों मेरे पास A और B, जिसका मास है मेरे पास 3m और m, ठीक है, जिनको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक मासलेस और एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, ठीक है। ये है बच्चों मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, और मैंने पूरे सिस्टम को, ए और बी के सिस्टम को क्या कर दिया, एक स्प्रिंग से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी जैसे ही मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को कट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से कि क्या होनी चाहिए हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू ए और बी की जैसे ही मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को मैं कट कर दूंगा। तो जल्दी बताइए बच्चों, हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों हमारी जी के टर्म के अंदर, जल्दी से बताइए क्या होगी हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। आपके पास है बच्चों 20 सेकेंड। बच्चों हमको एक्सीलरेशन, सुखमन बटर, हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है, ना कि हमको टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि क्या होगी ए और बी के केस के, सॉरी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी ए और बी के केस के अंदर जैसे ही मैं ये वाली जो स्ट्रिंग है मेरी, इसको मैं कट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है हमारे इस केस के अंदर, इस केस में हमारा क्या हो रहा है बच्चों कि मेरा फोर्स लगेगा बच्चों mg नीचे की तरफ, और ये वाला भी mg नीचे की तरफ मेरा लगेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एक मेरा स्प्रिंग फोर्स, इसको क्या कर रहा होगा, इस सिस्टम को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि बच्चों अगर ये 3m है और ये m है, तो मेरा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स बताइए मेरा कितना हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स जो होगा मेरा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 4mg के बराबर। मानते हो बच्चों इतना, स्प्रिंग फोर्स जो होगा मेरा 4mg के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको कट कर दूंगा बच्चों, तो क्या होगा, मेरी बी की जो वैल्यू होगी एक्सीलरेशन की, वो क्या हो जाएगी, बताइए बच्चों। इसका तो आंसर एकदम सिंपल सा है, ये तो सेकंड क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, तुम भी बता सकते हो कि मेरी जैसे ही मैं कट करूंगा मेरी स्प्रिंग को, सॉरी मैं इस वाले स्ट्रिंग को कट करूंगा, तो मेरी बी की एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये फ्री फॉल नहीं करेगा क्या ये फ्री फॉल करेगा जैसे ही मैं इसको कट कर दूंगा, ये फ्री फॉल करेगा, तो इसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। नहीं बच्चों जीरो नहीं होगी, ये फ्री फॉल करेगा सुखमन बटर, अगर ये फ्री फॉल करेगा तो ये क्या होगा, ये कि जी की स्पीड से तो ये नीचे आएगा ना। इसकी जो एक्सीलरेशन होती है, जैसे कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी टावर से अगर मैं किसी की भी क्या करूं, मैं अगर इसको मैं ड्रॉप कर दूं, तो मैं क्या बोलता हूं, इसकी एक्सीलरेशन क्या होती है, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये इसको खींचती है, तो इसकी जो आएगी एक्सीलरेशन वो आएगी बच्चों जी, ठीक है। तो बी के केस में हमारी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुखमन बटर तुम्हारा। तो ऑप्शन मतलब ए के लिए हमारा क्या होगा, ए के अंदर हमारा क्या देखेंगे, ए के अंदर हम क्या देखेंगे, इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी बताइए। एक्सीलरेशन ए क्या होगी बच्चों, हमारा क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो जैसे कि मेरा ये है ब्लॉक, तो एक पे लग रहा था बच्चों मेरा 4mg पहले नीचे, और लग रहा था बच्चों मेरा 3mg इधर। तो बच्चों जो नेट फोर्स होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा mg, मेरा नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि एक्सीलरेशन क्या होती है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा बच्चों मेरे टोटल मास से 3m के, क्योंकि मैं ए का जो मास है वो 3m है, तो मेरा जो g आएगा बच्चों वो आ जाएगा मेरा g/3। समझ में आया बच्चों ये कैसे आया, कि मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इसको स्प्रिंग को कट कर दूंगा, ये चला जाएगा बच्चों मामा के घर पे, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, वो लगेगा बच्चों 4mg ऊपर, और हमको पता है कि 3 इसके वेट की वजह से क्या लगेगा, 3mg की फोर्स इसको नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो नेट फोर्स होगा बच्चों इस पे आ जाएगा बच्चों mg। और हमको पता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास जो होता है मेरा, वो होता है बच्चों एक्सीलरेशन। तो ए के केस के अंदर जो मेरा एक्सीलरेशन आएगा बच्चों, वो आ जाएगा कितना, g/3। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या, तुमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, g/3 इसका क्यों आया, क्या तुम्हें इसको समझ में आया बच्चों कि ये g/3 क्यों आया है, कि हमने देखा बस इसके ऊपर नेट फोर्स, क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, वो लग रहा था बच्चों 4mg, क्योंकि ये पहले इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। जैसे ही मैं इसको स्प्रिंग को कट कर दूंगा, तो मतलब ये हट जाएगा, इससे डिटैच हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस पे जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो लगेगा बच्चों mg, और डिवाइड करेंगे हमारे टोटल मास से, तो हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए के केस के अंदर कि मेरा जो ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मेरी g/3, और बी के केस में हो जाएगी बच्चों मेरी g। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया 3m के केस में और m के केस में। तो m के 3m के अंदर क्या लग रहा है बच्चों, एक kx फोर्स लग रहा है ऊपर, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है ऊपर, और क्या लग रहा है, एक जो 3m मास है बच्चों मेरा, उसकी वजह से लगेगा एक mg, और जो बच्चों टेंशन थी हमारी वो लग रही है बच्चों। ये केस है बच्चों जब हमारा स्प्रिंग जो कट नहीं हुआ है बिफोर द कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो बच्चों वो हो जाएगी बच्चों मेरी kx = t = mg। तो t जो मेरी बराबर आएगी बच्चों, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, वो किसकी वजह से होगी, हमारे दूसरे ब्लॉक की वजह से होगी, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसका जो मास है बच्चों वो m है, तो उसकी वेट क्या ही वो वैल्यू होगा, मतलब mg ही वो वैल्यू होगा। तो फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बच्चों, वो बैलेंस करेगा बच्चों हमारे दोनों मास को, मतलब 3m और m को। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, वो कितना बैलेंस कर रहा होगा, 4mg वो बैलेंस कर रहा होगा। और मैं जैसे ही कट करूंगा मतलब तो मेरा जो टेंशन होगा बच्चों वो हो जाएगा बच्चों मेरा 0। ठीक है, तो टेंशन 0 हो गया बच्चों, तो मेरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के लिए अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा बच्चों 3m में 4mg - 3mg, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा बच्चों नेट फोर्स, डिवाइडेड बाय करूंगा बच्चों मैं 3m से, तो मेरी ए की एक्सीलरेशन आ जाएगी बच्चों g/3। ठीक है, और जो ब्लॉक बी है बच्चों वो तो मेरा कर रहा है बच्चों फ्री फॉल, और फ्री फॉल के केस में जो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है g, ये हमको पता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m। कह रहा है एक जो and the other end is connected to a small peg on the smooth horizontal table. If the particle move in a circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be। बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के अंदर ये सोल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, काफी ज्यादा इजी है ना, ये कुछ ज्यादा हाई लेवल के हैं, ये एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ये तुमसे सोल्व होने चाहिए, और ये बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो जब तक मैं तुमसे बोल रहा हूं, जब तक मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहो और अपने आंसर मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m and the other end is connected to the small peg on smooth horizontal table. If the particle move in a circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be T, represent the tension in the string। कह रहे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके जिसकी लेंथ है बच्चों L, कनेक्ट कर दिया बच्चों हमने एक पार्टिकल मास m से, और दूसरे मास को हमने क्या किया, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया। ठीक है, इफ द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल, और हमने क्या किया, एक सर्कल, उसकी सर्कल को क्या किया, हमने एक मूव करा दिया एक सर्कल के अंदर किसी स्पीड v से। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, जो बच्चों नेट फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर, वो क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स होगा बच्चों जो पार्टिकल के ऊपर जैसे ये ट्रेवल करेगा v स्पीड से, मुझे पता है कि ये जो होगा बच्चों हमारा जो फोर्स होगा, एक लगेगा बच्चों इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो टेंशन होगा बच्चों जो स्ट्रिंग होगी, और ये कर रहा होगा इसको बैलेंस। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो हमारे टेंशन के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बच्चों नेट फोर्स होता है बच्चों वो होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो क्या होता है, वो मिलता है बच्चों किसको, टेंशन की वजह से वो मिलता है। ठीक है, तो वो बराबर हो जाएगा बच्चों मेरा टेंशन के बराबर, जो मेरा नेट फोर्स होगा वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 3 ब्लॉक हमको दिए गए हैं A B C। ठीक है, 4 kg, 2 kg और 1 kg की ब्लॉक हमको दिए गए हैं, आर इन कॉन्टेक्ट इन अ फ्रिक्शनल लेस सरफेस एज सोन। इफ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। बच्चों एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। ये हमको बोल रहा है कि हमने क्या किया, मेरे पास है A B C 3 ब्लॉक, जिसके अंदर ये मेरा 4 kg, ये है बच्चों मेरा 2 kg, और ये बच्चों मेरा 1 kg। मैंने एक फोर्स लगाया बच्चों 40 न्यूटन की तरह। ठीक है, तो 40 न्यूटन में फोर्स लगाऊंगा बच्चों, तो क्या मुझे जल्दी से बता सकते हो ये सिस्टम की एक्सीलरेशन कितनी होगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए बच्चों कि इस सिस्टम की एक्सीलरेशन, जैसे मैं इसको 40 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, और ये जो है बच्चों मेरा क्या है, ये है मेरा फ्रिक्शनलेस, तो मेरी क्या हो जाएगी, पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। मुझे पता है कि बच्चों फोर्स नेट एक्सीलरेशन जो फोर्स होता है बच्चों मेरा, वो क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों मेरा, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो जल्दी से इसकी आंसर दीजिए बच्चों, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के अंदर। हमको दिया गया बच्चों एफ नेट, टोटल मास हमको दिया गया है कि जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा बच्चों 40 न्यूटन से, तो मेरा ये किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। तो बच्चों देखते हैं,
देखिए मैंने लगाया 14 न्यूटन का फोर्स, तो मेरा जो मेरा फोर्स हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा टोटल मास कितना है बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 7। ये इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, तुम चैट बॉक्स में आंसर बताते ही नहीं हो, पर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। जैसे हमसे क्या पूछा गया, हमसे एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं पूछी गई है, पर हमने निकाला है इसका एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अगर मैंने 14 न्यूटन का फोर्स लगाया 4 किलोग्राम बॉक्स के ऊपर, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा किस किस की वजह से बच्चों, बिटवीन ए और बी के बीच में जो है मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों क्या होगा, ये दोनों ए बी और सी की वजह से ही कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। जो बच्चों, क्योंकि ये पार्टिकल जो है बच्चों मेरा क्या कर रहा है, बी और सी को लेके जा रहा है बच्चों, हमारा इस तरह से ये लेके जा रहा है, मतलब बी और सी को ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से वो क्या कर रहा है, उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बच्चों वो हो जाएगा बच्चों मेरे ma के इक्वल, मतलब 2 kg। अगर मैं बी और सी को क्या मान लूँ, एक सिस्टम मान लूँ, तो मेरा जो ये फोर्स जो लगाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर ये तीनों मतलब दोनों मिलके लगाएगा, दोनों ब्लॉक मिलके लगाएंगे, वो हो जाएगा बच्चों मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि बी और सी क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है बच्चों, बी और सी को क्या कर रहा है, घसीटते हुए आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो बी और सी के जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो क्या किसको इफेक्ट करेगा, ब्लॉक ए को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 2 है मेरे पास एक्सेलरेशन आया सिस्टम का, तो बी और सी का भी बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। और मैं अगर लिखूं कि बी प्लस सी मतलब 2 प्लस 1 इंटू 2 करूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा बच्चों मेरा 3 इंटू 2 आ जाएगा बच्चों मेरा 6। मतलब कि 6 न्यूटन का फोर्स क्या लगेगा, ये इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बच्चों बिटवीन ए और बी जो होगा मेरा, वो 6 न्यूटन का आ जाएगा। बच्चों चैट बॉक्स में बताते रहिए अपने आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको पता है बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, वो होता है बच्चों मेरा एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये था बच्चों मेरा एफ नेट, फोर्स हमने लगाई थी बच्चों 14 न्यूटन, और कोई इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो होता है फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस हमको दिया गया है। टोटल मास हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बच्चों ए और बी के बीच में, वो किसकी वजह से होगा, वो ब्लॉक बी और सी की वजह से होगा। ठीक है, तो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ दोस ब्लॉक इज इक्वल्स टू द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 2 प्लस 1 इंटू 2, जो कि आता है मेरा बच्चों 6 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं बच्चों एक सिस्टम पुली का एक केस। ठीक है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मास m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि मेरे पास 3 मास दिए गए हैं बच्चों, मेरे पास m1 m2 और m3, जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बच्चों एक स्ट्रिंग से, जो कि पास हो रहे हैं पुली से। तो बच्चों ये है बच्चों इसकी फिगर। अगर तुमको ये ना दिख रही हो बच्चों, तो मैं एक नई फिगर इसके लिए तुम्हारे लिए ये बना दूंगा। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरी पुली, और यहां से जा रहा है बच्चों एक मास m1, ये है मेरा बच्चों m1, और ये कनेक्ट है बच्चों इस तरह से। ठीक है, एक मास से, फिर ये भी कनेक्ट है बच्चों एक दूसरे मास से। ये है बच्चों मेरा m2, ये है बच्चों मेरा m3। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मास m1 हैंग फ्रीली, जो मास m1 है बच्चों वो हैंग कर रहा है फ्रीली, और मास m2 और m3 जो है बच्चों वो क्या रखे हुए हैं, वो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे गए हैं। मतलब ये जो है, ये मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। मतलब ये जैसे हमने पढ़े थे बच्चों पहले फ्रिक्शन के मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस के बारे में हमने पढ़े थे, पर ये इसके अंदर आएगा बच्चों हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो रहा है। हैंग फ्रीली एंड मास m2 एंड m3 ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया गया है बच्चों, हमारे इसका दिया गया है बच्चों म्यू। द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली को हमको बोल दिया है वो है फ्रिक्शनलेस, और उसका कोई भी मास नहीं है। द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 क्या होगा, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन होगा बच्चों मास m1 का, वो क्या होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बताइए जल्दी से बच्चों, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा।
ठीक है, ये है बच्चों इसके ऑप्शन ABCD। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए ABCD में से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर, अप्रोच क्या करनी है बच्चों, हमको कुछ अप्रोच नहीं करनी है इसके अंदर, हमको सेम वही अप्रोच लगानी है जो हमने पहले के क्वेश्चन में लगाई थी। क्या लगाई थी बच्चों, हमने देखा था कि जो फोर्स है हमारा, सॉरी हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, द नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। तो मुझे पूछा गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो क्या होता है बच्चों मेरा F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से निकाल दीजिए F नेट जो जितना लग रहा है और टोटल मास कितना लग रहा है, जल्दी से ये मुझे बता दीजिए। ये है बच्चों ऑप्शन नंबर ABCD। तुम अपने ऑप्शंस बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा होगा इस केस के अंदर, जो हमारा नेट फोर्स होगा बच्चों वो किसकी वजह से लग रहा होगा बच्चों, वो इस फोर्स की वजह से लग रहा होगा, और जो फ्रिक्शन है बच्चों ये उसको कर रहा होगा बच्चों अपोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो मास है बच्चों वो सारा सबके केस के अंदर सेम है, तो मतलब mg लग रहा होगा बच्चों, एक हमारा फोर्स लग रहा होगा और हमको एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, एक होगा जो हमारा फ्रिक्शन, किसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों ब्लॉक की वजह से। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहा है मेरा, ये सिस्टम जो चाह रहा है, ये m1 जो मास चाह रहा है, ये चाहता है कि भाई मैं इसको नीचे की तरफ खींच दूं, ये मेरे सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम को मैं नीचे की तरफ खींच दूं, और m2 m3 को भी ये क्या करूं, अपने पास नीचे की तरफ ये बुला ले, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो जाए। पर जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि भाई नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुमको आगे, क्योंकि मैं करती हूँ अपोज मोशन का। ठीक है, फ्रिक्शन का नाम ही बच्चों क्या होता है, वो चाहती है कि भाई मैं तुमको आगे की तरफ नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, वो लगाएगा बच्चों पीछे की तरफ फोर्स, और वो फोर्स क्या होती है बच्चों, ये नॉर्मल। ठीक है, मतलब इसके मास का वो होता है बच्चों, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है मेरी म्यू mg। ठीक है, जहां पर मेरा म्यू होता है बच्चों कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको म्यू दिया गया है, बच्चों। तो मेरा यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी, ये दोनों ब्लॉक क्या चाहेंगे, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी ये चाहेंगे भाई फ्रिक्शन, भाई मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो मेरा जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लग जाएगा बच्चों, वो माइनस करना पड़ेगा इसके केस के अंदर, और वो कितना माइनस करना पड़ेगा, वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है दो ब्लॉक m2 और m3, जिसका मास तो बच्चों सेम ही है। पर इस केस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इस केस के अंदर मैं लिखूंगा कि 2 म्यू mg क्या लग रहा होगा, मेरा फोर्स लग रहा होगा, मेरा नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स मेरे पास आ गया। अगर नेट फोर्स मेरे पास आ गया तो मुझे पता है कि बच्चों मेरा जो टोटल मास है वो है बच्चों मेरा 3 mg। तो ये होगी बच्चों मेरी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, मैंने यहां से किया कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा g को मैं ले लेता हूं बाहर, ये आ जाएगा मेरा 1 - 2 म्यू अपॉन 3g। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, हमने कुछ भी नहीं किया, लिटरली हमने इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। बस ये इतना लंबा क्वेश्चन है, बस ये नाम का क्वेश्चन है, पर हमने क्या किया, सीधा हमने अपना नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाला। हमको पता है कि जो ये है इसकी वजह से जो मास m1 है बच्चों मेरा, वो नीचे की तरह लगाएगा बच्चों मेरा एक वेट फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बच्चों मेरा, वो होता है mg के बराबर। और मेरा जो फ्रिक्शन है बच्चों, जो कि अपोज कर रहा है मोशन को, वो क्या करेगा, इसमें से हम कर देंगे इसको माइनस, तो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या देखा, वो होता है मेरा mg - 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास है बच्चों मेरा पूरे सिस्टम का मास क्या है, 3m, क्योंकि हमको पता है कि मास m1 m2 m3 मेरा बच्चों बराबर है m के। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों मेरा एक्सीलरेशन। इसकी वैल्यू क्या आई है बच्चों, वो आई है वैल्यू मेरी g इंटू 1 - 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3। तो हम ऑप्शन नंबर सी बच्चों मेरा ये ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों मुझे पता है एक्सीलरेशन होती है बच्चों मेरी नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, जो कि मेरा नेट फोर्स जो बच्चों होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर, वो क्या हो रहा था बच्चों, क्योंकि जो मेरा मास m1 था वो खींच रहा था नीचे की तरह, तो मेरा m1g लगेगा बच्चों। ठीक है, और जो मेरा म्यू mg होगा बच्चों, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम कर देंगे बच्चों माइनस हमारे नेट फोर्स के अंदर, क्योंकि वो कर रहा होता है अपोज मोशन को। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास ये ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया, ठीक है F फोर्स लगाया, तो मेरा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों मतलब उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। मतलब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि भाई आगे की तरफ मत जाओ, आगे की तरफ मत बढ़ो। ठीक है, फ्रिक्शन का काम यही होता है बच्चों। अगर ये ऑब्जेक्ट जाएगा इधर,
तो फ्रिक्शन लगेगा मेरा इधर, अगर ये जाएगा बच्चों इधर तो मेरा फ्रिक्शन लगेगा इधर। तो ये हमेशा याद रखना कि जो मेरा फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा लगता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है एक बैलून विद अ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन a। एक बैलून है बच्चों एक मास m का जो कि नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सीलरेशन a से। ठीक है, एक बैलून है बच्चों मेरे पास, ये है मेरे पास बैलून A और ये जा रहा है बच्चों किसी एक्सीलरेशन A से। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कह रहा है कि इसमें से मैं कितना इसको आधा कर दूं या इसको मैं छोटा कर दूं। ये मेरा है तो मैंने इसको छोटा कर दिया बच्चों कि मैंने इसमें से कुछ मास निकाल दिया। ठीक है, ये था मेरा मास m और इसमें से मैंने क्या किया, मास को मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, मतलब एक xm टाइम से मैंने मास को कर दिया बच्चों निकाल दिया मतलब। ठीक है, तो मैंने x फ्रैक्शन निकाल दिया इसका, तो मेरा जो मास है बच्चों ये क्या होने लगेगा, हाउ मच मास शुड बी रिमूव, कह रहा है कि ये कितना मास मैं रिमूव करूं कि मेरी x की वैल्यू क्या हो जाए कि जिससे मेरा जो है ये मेरा बैलून जो है ये स्टार्ट हो जाए। कैसे, अगर ये आ रहा था बच्चों एक्सीलरेशन की नीचे की तरफ, पर ये अभी क्या होगा इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ ये जाने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि हमको पता है बच्चों जैसे कि बैलून क्या होता है, बैलून के पास जैसे गैस है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, हीलियम गैस भर दी उसके अंदर। तो हीलियम गैस क्या होती है बच्चों, उसकी डेंसिटी कम होती है एयर से, तो वो ऊपर की तरफ उड़ना चाहती है, और पर जो हमारा जो बैलून के अंदर जो कुछ मान लेते हैं उसके रबर के अंदर कुछ वेट होगा और उसने उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, हमारे वेट को मैं कम करता रहूंगा, तो ये क्या होगा, हीलियम क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ ये लेके जाएगा। ये इसी तरह से ये केस है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, बच्चों देखिए क्या हो रहा होगा कि बच्चों हमको पता है कि जो एयर ड्रैग होता है, जो बच्चों हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ भी लगेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि mg लगेगा बच्चों नीचे की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ, और क्या होगा बच्चों मेरा एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है mg माइनस f, वो हो जाएगा बच्चों मेरा किसके बराबर, ma के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले केस के अंदर जब हमने इसके अंदर मास नहीं निकाला है, और दूसरे केस के अंदर मान लीजिए कि मैंने निकाल दिया इसके अंदर से मास कुछ। ठीक है, तो वो कितना बराबर हो जाएगा बच्चों मेरा, जो वो बच्चों मेरा जो फोर्स होगा बच्चों जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो मेरा अपवर्ड फोर्स जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों m1 माइनस x इंटू जी, और ये किसने के बराबर हो जाएगा बच्चों, m1x इंटू a के बराबर ये हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट बच्चों, हमने क्या किया है, सिंपली हमने क्या किया है, एक मास हमने इसमें से एक रिमूव कर दिया, x पार्ट हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, और मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन लिख दी गई है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को तुम सोल्व करोगे तो हमारी a की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को तुम ऐड करोगे बच्चों, तो ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg माइनस m प्लस mxg इक्वल्स टू m a प्लस m a माइनस m x। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी आई। ठीक है, तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों मेरा, ठीक है, mg माइनस f से f कट जाएगा बच्चों, और mg से mg कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा मेरा mxg इक्वल्स टू ma प्लस mg माइनस mx। ठीक है, तो mx को मैं लेके जाऊंगा बच्चों इस तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों, m से तो हम काट ही देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा x mx a, x a होगा बच्चों ये मेरा mxg इक्वल्स टू ma माइनस mxa प्लस ma। ठीक है, ma प्लस ma माइनस mxa, तो ये x mx जाएगा बच्चों इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा x g प्लस a इक्वल्स टू, और ये वाला जो बच्चों मेरा ma जाएगा बच्चों इधर, ma किधर है, सॉरी mg जाएगा बच्चों मेरा इधर, ये है बच्चों मेरा mg जाएगा इधर, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2mg। तो मेरी जो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 2mg डिवाइडेड बाय g प्लस a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ऑप्शन नंबर ए आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मास जो हमको बच्चों यहां से निकालना होगा।
ठीक है, तो मैंने मान लिया था बच्चों, हमने इसमें बेसिकली क्या किया, हमने दोनों कंडीशन के लिए, मतलब जब हमारा जो है बैलून जो था नीचे की तरफ जा रहा था, हमने उसके लिए फोर्स की वैल्यू लिख दी, और जब हमारा जो फोर्स, जैसे ही मैंने उसके अंदर कुछ एक्स पार्ट जो है मैंने निकाला उसके अंदर से, फिर वो क्या किया, अपवर्ड जाने लगा बच्चों एक्सीलरेशन ए से, तो मैंने क्या किया, दोनों के इक्वेशन के अंदर मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा और उन दोनों को सोल्व किया, तो मेरी जो है मास की वैल्यू आ गई कि कितना मास हमको उसमें से रिमूव करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने बस इक्वेशन हमने लिखना सीखा कि कैसे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं आसान तरीके से। हाँ, अगर एक हमारी इक्वेशन को, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है बच्चों, इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे, इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था हमने अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स, इसके अंदर ये हमको ये आसानी से आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। कह रहे कि लेट द अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ एयर बी एफ ए, कह रहे कि एफ ए मान लेते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए, जब हमारा जो है बैलून जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी कि मेरी बैलून जो है बच्चों एफ ए लग रहा है बच्चों मेरा ऊपर, ठीक है, एम जी लग रहा है बच्चों मेरा नीचे, और एक्सीलरेशन हो रहा है बच्चों मेरा ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं क्या लिखूंगा, एफ ए जो हो जाएगा बच्चों मेरा वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ ए, तो एफ ए हो जाएगा बच्चों मेरा एम जी माइनस ए। और जैसे ही अगर मेरा जो मोशन होगा बच्चों ऊपर की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा जैसे ही मैंने उसके अंदर मास हटाया, तो मान लेते हैं उसके अंदर से मैंने हटा दिया डेल्टा एम मास हटा दिया, तो जैसे ही मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें से ये ध्यान रखना कि जैसे हमने इसके अंदर मास हटाया, तो जो उसकी एक्सीलरेशन हो रही है वो उसी मास की एक्सेलेरेशन हो रही है, तो उसी मास से हमको इक्वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के इक्वेशन को तुम सोल्व करोगे तो हमारे पास डेल्टा एम की मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि द बॉडी ऑफ अ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है मास m की, जिसको हमने रखा है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी हमको ये दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये हमको दिया गया है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका सिंबल है बच्चों प्रोपेंशियली कांस्टेंट जो होता है हमारा, वही ये सिंबल हमको बता रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, कह रहे कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया बॉडी के ऊपर, पर वो मूव नहीं किया। द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक बॉडी मास m है बच्चों मेरे पास, ये रखी गई है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं ये रफ सरफेस है। ठीक है, और एक हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगाया, इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर से मैंने एक फोर्स F लगा दिया, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डजंट मूव, और ये मूव नहीं हुआ, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बच्चों मेरा वो क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। तो बच्चों अगर ये हो रहा है, अगर मैं ये इधर मूव करना चाहता है तो बच्चों मेरा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इधर और नॉर्मल लगेगा बच्चों इधर। तो अगर ये पुश कर रहा है तो मैं इसको पुल भी बोल सकता हूँ, कि मतलब अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से, तो ये मेरा जो फोर्स होगा बच्चों, इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मैं इसको कर रहा हूं पुल, जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों ये इधर हो रहा है। अगर मेरा फोर्स लगेगा इधर तो मेरा मोशन क्या होगा बच्चों, वो होगा इधर, और अगर मेरा मोशन इधर हो रहा है तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों इधर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो रिजल्टेंट होगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का, ये है नॉर्मल, ये है बच्चों मेरा फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होगा वो बराबर कैसे हमको फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ। अगर मेरा जो रिजल्टेंट मिल रहा है बच्चों नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वो हम एफ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चों इसका आंसर। ये अब बच्चों हमारे ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो बच्चों नेट फोर्स क्या होगा बच्चों हमारा, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो कुछ इस तरह से ये दे रहा होगा। ठीक है, तो वो किसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, फोर्स हो जाएगा बच्चों मेरा मैग्नीट्यूड, नॉर्मल मतलब जो है बच्चों मेरा mg प्लस म्यू mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहे कि सिंस बॉडी डजंट मूव, कह रहे कि हमारी बॉडी जो है मूव नहीं की गई है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों वो क्या होगा, या तो वो छोटा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, हमको पता है बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ती रहती है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट आती है, मतलब जो उसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है बच्चों, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो उसके बाद क्या करती है, वो हट जाती है, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर
आ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल है बच्चों मेरा mg के बराबर, तो मेरा जो फोर्स होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल लग रहा है बच्चों, जो नॉर्मल वेक्टर है, जो मेरा फ्रिक्शनल वेक्टर है, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड का सम लूंगा बच्चों, तो मैं इस तरह से रिजल्टेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा mg² प्लस म्यू mg²। ठीक है, तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी बच्चों लेस देन इक्वल टू mg√1 प्लस μ²। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट के ऊपर, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से चारों स्टेटमेंट के अंदर से कौन सी हमारी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे अगर मेरी बॉल है वो रोल करते हुए, लुढ़कते हुए, घूमते हुए आराम से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैसे भी घूम रही हो वो जा रही है। ठीक है, और स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास ब्लॉक है बच्चों, एक स्क्वायर ब्लॉक है बच्चों, वो आराम से स्लाइड कर रहा है, वो रोल नहीं कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी बच्चों वो स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। क्या बताइए बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है क्या हमारी? क्या तुम बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर? क्या ऑप्शन ए गलत है बच्चों? पता है बच्चों कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं हमारी जो बॉल होती है बच्चों वो इस तरह से होती है। ठीक है, मेरी ये फुटबॉल है, कोई भी बॉल है बच्चों, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है हमारे नॉर्मल चीज़ के अंदर। जैसे कि अगर मैं ब्लॉक ले लूँ बच्चों, मेरा सॉलिड ब्लॉक्स लूँ, मैं क्यूब लूँ, तो इस केस के अंदर जो मेरा जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा बच्चों वो इस केस के अंदर ज़्यादा होता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है बच्चों हमारा ठीक है। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, पर हमको क्या निकालना है, हमको वो वाली स्टेटमेंट निकालनी है जो हमारी गलत है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो बच्चों कह रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू होती है बच्चों हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। बताओ बच्चों कि क्या जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्या वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे नॉर्मल रिएक्शन के? ठीक है, क्या कह रहा है कि ये मेरा, हमको पता है बच्चों फ्रिक्शन का ग्राफ अगर तुमने देखा होगा कि जैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, धीरे धीरे हमारा फोर्स जैसे बढ़ाते रहोगे तो हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ती जाएगा, और क्या होता है जैसे ही वो इसके मैक्सिमम पॉइंट पे आता है फिर से वो क्या करता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें से ना लग के उसमें से लगने लग जाता है बच्चों एक काइनेटिक फ्रिक्शन। सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चों हमारा एक कॉन्स्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो कह रहा है कि ये वाली पॉइंट जो बच्चों हमारी लिमिटिंग वैल्यू है बच्चों, क्या वो प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के? जल्दी से बताइए मेरे को चैट बॉक्स के अंदर। क्या ऑप्शन बी मेरा ठीक है या गलत है बच्चों? बच्चों क्या होता है जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो वैल्यू होती है बच्चों मेरी एफ होती है मेरी म्यू एस एन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है बच्चों। ये है बच्चों मेरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है बच्चों मेरा नॉर्मल। और नॉर्मल बच्चों क्या होता है, mg के बराबर होता है अगर मेरा ब्लॉक जो है नीचे की तरफ लाई किया गया है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों म्यू एन। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरी लिमिटिंग वैल्यू है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन की। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ठीक है। और हमको क्या ढूंढना है बच्चों, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारी कोफिशिएंट होती है बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, उसकी क्या हमारी जो डायमेंशन होती है क्या वो लेंथ के बराबर होती है? बताइए क्या लेंथ के बराबर होती है? क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है, जैसे कि म्यू की वैल्यू कह रहा है, क्या इसकी डायमेंशन एल के बराबर होती है? क्या तुम इसको निकाल सकते हो बच्चों? मुझे पता है कि जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है बच्चों में, मेरा फोर्स होता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मैं उसको क्या लिखता हूँ, म्यू एन लिखता हूँ। ठीक है, तो म्यू एन, और हमको पता है म्यू एन, एन क्या है बच्चों मेरा mg है। ठीक है, फोर्स भी क्या है बच्चों मेरी जो mg की जो हमारा जो होता है डायमेंशन, वही फोर्स का डायमेंशन होता है। तो म्यू का डायमेंशन क्या होता है बच्चों हमारा, वो कुछ भी नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो मेरा ऑप्शन सी जो है बच्चों मेरा गलत है, और मेरा गलत है ये, तो मेरा जो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा बच्चों करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है और वो करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो करती है अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे ये चाहेगा इधर जाना तो जो हमारी फ्रिक्शन होगी क्या चाहेगी, भाई रुक जा, आगे मत जा, क्योंकि मैं फ्रिक्शन हूं, मैं रोकती हूं तुमको आगे जाने से। ठीक है, तो ये करता है हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, ये है बच्चों हमारी सॉल्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज नो डायमेंशन, उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जो उसका जो डायमेंशन की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आता है m0 l0 t0, मतलब कांस्टेंट वो होता है। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। द वेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन a टुवर्ड द राइट। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। कह रहे एक ब्लॉक है हमारे पास बच्चों मास m का, वो रखा गया है बच्चों एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ABC प्लेन के ऊपर, जिसका एंगल हमको दिया गया है बच्चों थीटा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द वेज गिवन एन एक्सीलरेशन, और हमने वेज को दे दी बच्चों एक एक्सीलरेशन टुवर्ड द राइट। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा ऑफ द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। तो ये कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा बच्चों a और थीटा के बीच में, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो होगा ब्लॉक जो होगा स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमको दिए गए हैं बच्चों a इक्वल टू जी कोसेक थीटा, a इक्वल टू जी साइन थीटा, a इक्वल टू जी टेन थीटा, a इक्वल टू जी कोस थीटा। ठीक है, तो बच्चों बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों a इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्या होता है कि जो हमारा फोर्स लगेगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं तुमको, जो मेरा फोर्स होता है बच्चों एम ए जो होता है मेरा, वो लगेगा ऊपर की तरफ एम ए कोस थीटा, और जो है मेरा ग्रेविटी की वजह से जो लगता है बच्चों वो लगेगा बच्चों मेरा एम जी साइन थीटा। और इन दोनों को बच्चों अगर मेरा जो ये वेज है जो मेरा ब्लॉक है, अगर ये मूव नहीं करना चाहता तो इन दोनों का होना चाहिए बच्चों एक दूसरे के बैलेंस ये होना चाहिए। तो मैं इन दोनों की जगह पे इक्वेट करूंगा बच्चों, मतलब एम ए कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिखूंगा, तो मेरी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों मेरी a इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या एक ब्लॉक ए है मेरे पास, एक मास m1 है उसका, जो कि रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। अ लाइट स्ट्रिंग जो है हमने कनेक्ट कर दिया है, पास ओवर अ फ्रिक्शनल पुली एट द एंड ऑफ द टेबल एंड फॉर्म इट अनदर एंड। क्या ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है बच्चों मेरे पास, ठीक है, ए जो कि जिसका मास है बच्चों m1 रेस्ट कर रहा है बच्चों हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। अ लाइट स्ट्रिंग पास connected to it over a frictional pulley at the end of the table, and from it other end another block of B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कि एक ब्लॉक है मेरे पास मास m1 का जो कि रेस्ट कर रहा है एक टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, और वो कनेक्ट है बच्चों एक स्ट्रिंग से। ठीक है, जो कि जा रहा है बच्चों एक फ्रिक्शनल पुलिस के ऊपर, जो कि दूसरी जो एंड है बच्चों वो कनेक्ट है ब्लॉक बी से। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको दिया गया है बच्चों म्यू के, और हमसे पूछा गया है कि जैसे ही ब्लॉक जो ए है बच्चों हमारा स्लाइड करेगा तो हमारी टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है अगर मेरा जी इस तरह से ये डायग्राम है बच्चों कि क्या है, मेरा m2 जो बच्चों इस तरह से नीचे की तरह सस्पेंडेड है, और मेरा m1 है इस तरह से सस्पेंडेड, और इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों हमको दिया गया बच्चों म्यू के। तो इसके लिए पहले के लिए अगर मैं इक्वेशन m1 के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी बच्चों मेरी m1a इज इक्वल टू t माइनस म्यू के m1g। ठीक है, तो दूसरे के लिए मैं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि जो फोर्स होगा बच्चों हमारा ग्रेविटी फोर्स वो जो होगा ज़्यादा, टेंशन होगा कम, तो ये जो नेट फोर्स होगा बच्चों ये लगेगा इस तरह से m2g माइनस टी इक्वल टू m2 है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और मेरी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों मेरी म्यू m2g माइनस म्यू के m1g, क्योंकि बच्चों इसको हम किस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको मुझे पता है कि नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों मेरा, कि जो मेरा m2g है वो नीचे की तरह खींच रहा है, पर जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर वो क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, तो मेरा वो लगेगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स। तो मेरा m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिस्टम का मास निकालेंगे तो हम एक्सीलरेशन यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, या हम इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों तो मेरा जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों इस तरह से m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस चैप्टर का मॉक टेस्ट देना ना भूलिए और देखिए आप कहां पर स्टैंड करते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बच्चों जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना और अपने और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।